ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। 3 बजे तक 49.68% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा मतदान झारखंड में हुआ है, जहां 60% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं, और वहीं सबसे कम मतदान झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में, जहां महज 42% लोगों ने अभी तक मतदान किया है। हिमाचल प्रदेश में भी बंपर वोटिंग हो रही है, 58.41% मतदान यहां हुआ है। बिहार की बात करें तो महज 43% वोट जो हैं वो अभी तक डाले गए हैं। चंडीगढ़ में 52% से ज्यादा वोटिंग हुई है। झारखंड में 60% से ज्यादा मत पड़ चुके हैं। ओडिशा में 49% मतदान, पंजाब में 46% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 46% से ज्यादा मत पड़ चुके हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 58% से ज्यादा वोटिंग अभी तक फिलहाल हो चुकी है। वोटिंग प्रतिशत है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, और क्योंकि आज आखिरी चरण का मतदान है, आज लोग मतदान करने अपने घर से जरूर निकले हैं, लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो वो कुछ खास अभी नजर नहीं आता है। हालांकि देखिए, शाम 6 बजे तक आप वोट डाल पाएंगे और आप मतदान कर पाएंगे। 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं, लगभग 49% से ज्यादा मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग झारखंड में हुई है, सबसे कम बिहार में मतदान हुआ है। बिहार में लोगों ने सबसे कम वोटिंग की है। हिमाचल प्रदेश में 58.41% मतदान हुआ है। बिहार में 42.95% मतदान हुआ है। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की अंतरिम जमानत का आखिरी दिन आज है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन आज आखिरी दिन है उनके अंतरिम जमानत का। कल उन्हें वापस से सरेंडर करना है। जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। 5 जून तक जमानत याचिका पर फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने समय मांगा था, अपने स्वास्थ्य कारणों का उन्होंने हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें अभी कुछ समय और बाहर रहना है, वो ठीक नहीं है। इसको लेकर भी जो सुनवाई है वो हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। उन्हें कल वापस जेल जाना होगा, उन्हें सरेंडर करना है। हालांकि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये अनाउंस भी कर दिया कि कल दोपहर वो करीब 3 बजे अपने घर से निकलेंगे और सरेंडर करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है दोपहर 3 बजे निकलेंगे, सरेंडर करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा समय और उन्होंने कोर्ट से मांगा है। हालांकि कोर्ट उन्हें राहत देती है। क्या उनकी जमानत के समय सीमा को बढ़ाया जाता है या फिर राहत न देते हुए उन्हें सरेंडर करना ही होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, अरविंद केजरीवाल को 1 तारीख तक की छूट थी। कल उन्हें फिर से जेल जाकर सरेंडर करना होगा और मामले में सुनवाई होगी। तो 5 जून तक जमानत याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। वहीं आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की बैठक इस समय चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हो रही है। मीटिंग के लिए 13 पार्टी के नेता पहुंचे हैं। ईवीएम की निगरानी समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार पहुंच चुके हैं और इस बैठक में शामिल हैं। भगवंत मान, राघव चड्ढा, ये सभी नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और इस समय बैठक जो है वो शुरू हो गई है, बैठक चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। मीटिंग के लिए 13 दल के दिग्गज जो हैं वो पहुंच चुके हैं। ईवीएम की निगरानी समेत कई मुद्दों को लेकर
चर्चा की जाएगी। अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा शरद पवार हो, अरविंद केजरीवाल हो, वो भी मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। राघव चड्ढा पहुंचे हुए हैं, भगवंत मान पहुंचे हुए हैं। लगभग 13 दल के जो नेता हैं वो मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये मीटिंग इसलिए की जा रही है, देखिए आपको आम आदमी पार्टी का ये कुनबा नजर आ रहा है, जिसमें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनके साथ मौजूद है संजय सिंह, राघव चड्ढा और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। हालांकि देखिए ये मीटिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि ईवीएम को लेकर जो विपक्ष हमेशा से सवाल खड़े करता रहा है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। ईवीएम को लेकर सवाल इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि ईवीएम को लेकर विपक्ष का ये मानना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती है और छेड़छाड़ के बाद आंकड़ों को बदल दिया जाता है। तो देखिए हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। अब हमारे साथ निपुण आलमबाइन जी भी जुड़ गए हैं। निपुण जी बहुत स्वागत आपका, और शुरुआत भी आप ही से करेंगे। वोटिंग प्रतिशत अगर हम देखें तो इस बार ऐसा लग रहा है कि वोटर्स में उत्साह है, मतलब आखिरी चरण में। देखिए जिस प्रकार से 6 चरण के चुनाव हुए तो मुद्दे जिस प्रकार से करवाए, लेकिन मुद्दों में क्या होता है कि हम बात देखें कि भावनात्मक और मुद्दे, ये दोनों चीजें चुनाव के अंदर देखी जाती है। सर शायद आप माइक को ऑन कर लें। तो देखिए हम जो इस प्रकार की बात करते हैं कि चुनाव के समय, देखिए चुनाव जो है 2 मुद्दों पे, एक तो आपका रहेगा विकास का मुद्दा रहता है भारत में, और एक भावना भी, यानी कि इमोशंस की जब बात आती है तो उसमें कास्ट की बात भी आ जाती है, रिलीजन की बात भी आ जाती है, अन्य और भी मुद्दे कि किस नेता ने किसको क्या कहा, क्या जबानी खर्च रहा, किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हुए, वो सब देखे जाते हैं। तो 6 चरण के चुनाव में, क्योंकि हम देखें पहला और दूसरा जो चुनाव था, चरण का जो चुनाव था, वो काफ़ी ठंडा रहा। उसमें उतनी गहमा गहमी नहीं थी, इतनी ज़्यादा आवाज़ बातों में या वक्तव्यों में इस प्रकार की गहमा गहमी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा तो वो बढ़ता ही चला गया, लगातार इस प्रकार की चीज़ें हुई। तो मुझे लगता है कि अंतिम चरण में इस प्रकार के कारण से, और हम देखें कि भाई इस बार जो हम देखें लास्ट जो चरण का चुनाव, खुद प्रधानमंत्री जी की सीट वाराणसी पे है, तो जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री की सीट पर चुनाव होगा तो पूरे यूपी में आपको दिखाई देगा कि भाई एक असर होगा कि लास्ट सीट पे आपका क्या करें, प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं लास्ट चरण में, तो उसका इम्पैक्ट मुझे दिखता है। लेकिन मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि आप 2014 और 19 के आप परिणाम को छोड़ दीजिए, अगर आप पहले के देखेंगे तो लगभग वैसा ही आपको वोटिंग प्रतिशत देखने को रहा। 14 का चुनाव था एक मोदी लहर का चुनाव था, 19 का चुनाव था राष्ट्रवाद को लेकर था। इस बार जो चुनाव था उसको आप देखेंगे तो वो चुनाव ना तो किसी हवा का, ना तो हम सत्ता पक्षी कह सकते हैं और ना हम विपक्षी कह सकते हैं, लहर की लहर नहीं थी, बल्कि क्या था कि हम देखें कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नाराजगी तो है कि हाँ कुछ मतलब कहते हैं कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन गुस्सा नहीं है कि आप कहते हैं कि किसी बात को लेकर गुस्सा, कि पब्लिक में इतना रोष हो, गुस्सा हो कि वो उसके लिए जाकर क्या करे, विकल्प करेगी कि हमको क्या करना है, सरकार को चेंज कर देना है, वोट करना है। विपक्ष के साथ दिक्कत क्या रही कि मुद्दा एक भी ऐसा नहीं बना पाए, भटकते हुए दिखाई दिए, एक ऐसा मुद्दा कि जहाँ पर आप फोकस कर दें, और दूसरा एक चेहरा नहीं बना पाए, कॉमन एजेंडा नहीं दे पाए, विपक्ष बिखराव दिखा। इस बार ऐसा हुआ है कि आप देखें नेशनल मुद्दा कोई भी नहीं रहा है, विपक्ष हो या पक्ष हो, पक्ष भी तो एक मुद्दा नेशनल नहीं बना पाया, जैसे 2014 में। नहीं देखिए अभिषेक जी क्या था ना, आप जो कह रहे हैं कि नेशनल मुद्दा नहीं बना पाए, देखिए रूलिंग पार्टी का मकसद क्या है, वो दिखा रही है 10 साल हम देश को आगे लेके चले, हम और आगे लेके चलेंगे, हम 5वें नंबर की बनाएंगे, 3 नंबर की बनाएंगे, हम एक विकसित भारत बनाएंगे। उन्होंने अपना मुद्दा दिया, अपना एजेंडा दिया, और ये पहली सरकार है जिसने अपना व्हाइट पेपर इशू किया। आज तक मैंने देखा किसी सरकार ने व्हाइट पेपर दिया हो कि ये 10 साल यूपीए का कार्यकाल था, ये 10 साल हमारा कार्यकाल था, हमने ये काम किया। तो विपक्ष की ओर से मुद्दों में कमी रही। आप बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरह की बातें आप कर रहे हैं, आपको श्वेत पत्र पर घेरना था सरकार को कि ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। आप बेरोजगारी की दर की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, आप खुद भटकते हुए दिख रहे हैं। आप अपने एजेंडा, यानी कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए था सभी पार्टी का, वो था क्या? नहीं था। तो जनता आज की तारीख में जब बात करें, आज की तारीख में जनता बहुत जागरूक है।
हम पहले देखे कि जनता की जागरूकता का सीमितम देखते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, तमाम तरह के माध्यम से आज जनता हर समय हर पल एकदम अवेयर रहती है। उसको बहुत लेट नहीं जानना है, तत्काल जानना होता आप है। लोग मुद्दा नहीं बना पाए। देखिए, अभी मेरे साथी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। 2014 का जो चुनाव था, 2019 का जो चुनाव था, वो अलग चुनाव था। 2024 का जो चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का जो कुशासन था, उसके खिलाफ चुनाव था। और ये खिलाफ था तो जनता साथ में खड़ी हो गई पॉलिटिकल पार्टियों के। और रही बात इन्होंने कही थी कि अभी मुद्दा नहीं बना पाए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा और खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश जो परीक्षा लीक का एक रिकॉर्ड बनाया और जिस प्रकार वहां के युवाओं ने आत्महत्या करने का काम करा, इस मुद्दे को हमारे नेता ने सड़क से लेकर सदन तक और हर रैली में कहने का काम करा। ये बात मैं इनको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। ये यूपी तक सीमित था? नहीं, मैं और बताता हूँ, लेट मी कंप्लीट। हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज क्या क्या मुद्दे ये लोग लेके आए थे। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर प्रतिवर्ष देंगे, 20 करोड़ नौकरी का हिसाब देने को वो लोग असमर्थ हो गए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। युवाओं की परीक्षा लीक होकर नई नौकरियों का सृजन नहीं हो पाया, ये सरकार की नाकामी थी। स्टूडेंट ने आत्महत्या करी, ये सरकार की नाकामी थी। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में क्या हुआ इस मुद्दे के साथ? अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में परसों दलित लड़के के साथ रेप हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरे परिवार को खत्म कर दिया, उस लड़की को भी मार दिया गया। ये पहले भी हुआ है। पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, हाथरस की दलित बेटी के साथ क्या हुआ, उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ। माननीय प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है बनारस में, वहां पर एक बीएचयू की लड़की का रेप 3 लड़के करते हैं और 2 महीने चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश चलते हैं। इन सब मुद्दों को समाजवादी पार्टी और हमारा ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें। देखिए, तस्वीरें आई हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक इस समय चल रही है और तमाम इंडिया अलायंस के जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए, और मीटिंग के लिए 13 दल के दिग्गज जो हैं, जो नेता हैं, वो पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक 13 दलों के नेता पहुंचे हुए हैं मीटिंग में शामिल होने के लिए। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये मीटिंग की जा रही है। इस मीटिंग में आप देखेंगे सोनिया गांधी भी आपको नजर आ रही हैं, प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही है इस मीटिंग में। और इस मीटिंग में शामिल होने के लिए तमाम विपक्षी दल के नेता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। ईवीएम से लेकर चुनावी मुद्दों पर विचार विमर्श और ईवीएम पर निगरानी को लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए, 4 जून को मतगणना है। आखिर जनता ने अपना जनादेश किसे दिया है, किसकी बनेगी सरकार, ये तय होगा। ऐसे में विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा सवाल है ईवीएम को लेकर कि ईवीएम के साथ कहीं कोई खिलवाड़ ना हो जाए, कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। और ये सवाल क्योंकि हर बार चुनाव में विपक्ष का रहता है, तो किस तरीके से इसे रोका जाए, किस तरह से नजर बनाई जाए, किस तरह से जो निगरानी है वो की जाए ईवीएम मशीन की, इसको लेकर पूरी प्लानिंग जो है वो आज विपक्ष द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि विपक्ष के तमाम नेता जो हैं, तेजस्वी यादव को आप देख सकते हैं इस बैठक में, शरद पवार इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, अखिलेश यादव हैं, प्रियंका गांधी भी इस बैठक में शामिल हो रही हैं, लेकिन राहुल गांधी इस बैठक में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें आई हैं इसमें राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए, राहुल गांधी जो है बैठक में बेशक से नहीं है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष। पूजा, 1 मिनट, तस्वीरों को जरा इसे कहेंगे फुल स्क्रीन पर दिखाएं। पीसीआर की टीम से विजुअल को फुल स्क्रीन पर दिखाएं। सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल है। माफी चाहेंगे, राहुल गांधी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी को आप देख सकते हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं इस बैठक में, चंपई सोरेन हैं, तेजस्वी यादव हैं। तो तमाम विपक्ष के नेता जो हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और बैठक इस समय चल रही है। संजय सिंह को आप देख सकते हैं, राघव चड्ढा इस बैठक में शामिल हैं। तो ये बैठक जो है वो चल रही है। आकाश जी, लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि पीएम का चेहरा सामने आएगा। सबसे पहले तो मैं मेरे मित्र निपुण जी को जवाब दे दूं। वो बड़े इससे कह रहे हैं कि नाराजगी तो है सरकार के ऊपर, लेकिन मोदी जी पे कोई ये नहीं है। तो ये इतना दहशत और डर ये 10 साल के अंदर लोगों के अंदर, मीडिया के अंदर,
एनालिस्ट के अंदर, हर लोगों के अंदर जो एक डर बैठा दिया गया है, वो डर से मुक्ति 4 जून को मिलने वाली है। दूसरी बड़ी बात, आज जो इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की जो बैठक होने जा रही है, ये पंतप्रधान का चेहरा तो बिल्कुल देगी, क्योंकि ये देश ही पंतप्रधान के सिवा नहीं चलने वाला है। लोकतंत्र में पंतप्रधान अपना, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा ये है, तो इंडिया गठबंधन देने ही वाला है। उससे पहले इंडिया गठबंधन वो जीत को सुनिश्चित करे, उसके लिए कुछ रणनीति बनाना जरूरी है, वो इंडिया गठबंधन आज करने जा रही है। तो उसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 17C 17A के बारे में डिस्कशन हो रहा है वहाँ। उसके बाद वहाँ पे जो सर्टिफिकेट, बिहार का मैंने उदाहरण दिया, हमारे मित्र ने चंडीगढ़ का उदाहरण दिया। आज नैतिकता पॉलिटिक्स में नहीं रही है, जो सरकार का जो इतिहास रहा है, जो पूरा अनुभव रहा है, उससे लोग डरे हुए हैं और लोगों की शंका है कि हमने वोट तो किया है इंडिया अलायंस को, वो इंडिया अलायंस का दायित्व बनता है कि वो सही मायने में उसका निकाल में परिवर्तित हो और इंडिया अलायंस जीते। इसलिए ये पूरी रणनीति के लिए आज की बैठक हो रही है। वोट क्या बीजेपी छीन रही है? बीजेपी छीनती नहीं है, बीजेपी उसके अंदर गलत तरीके से मिसयूज ऑफ पावर, चुनाव आयोग का मिसयूज, एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज, ये सब करते हुए अभी तक अलग अलग तरीके से तंत्र मंत्र यंत्र का वापर करके देश की लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। भविष्य में आपकी, अगर 4 जून जो आप दावा कर रहे हैं, अगर आपकी सरकार आई, इसी चुनाव आयोग के साथ आपको भी काम करना है। देखिए, जो चुनाव आयोग का अध्यक्ष, जो कमिश्नर थे, उसको ये करने के लिए असंवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पावर को डायल्यूट करके अपना कमिश्नर बनाया गया। यही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है अभिषेक जी। मोदी जी ने असंवैधानिक तरीके से जिस दिन कमिश्नर को चुना, उसी दिन डाउट क्रिएट कर दिया गया। महेश जी, आप लोग ऊपर आ रहा हूं सर, बाकी भुवन भाई, बाकी लोग भी हैं। हाँ, आज की अभी जो आपने सीन दिखाया, जो नेता बैठे हुए हैं, इनमें मुकेश साहनी भी बैठे हुए हैं। मुकेश साहनी वही है नेता जिनके 3 विधायक खाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, और आज ये इंडिया गठबंधन की बैठक में दिखाई दे रहे हैं। तो किस प्रकार, ठीक है ना, मछली भी इन्होंने ही दिखाई थी, अभी तो चर्चा कर चुके हैं, मछली भी इन्होंने ही दिखाई थी, तो थोड़ा सा आस्था का भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। मुकेश जी, आप माफी चाहूंगा, महेश जी, आप लोग क्या मतलब वोट ही हड़प रहे हैं? देखिए, मैं तो अभिषेक जी समझ में नहीं आता है कि मतलब राजनीतिक में जो एक आदमी की क्रेडेंशियल हो और उस क्रेडेंशियल में इतनी गुंजाइश बची ना हो कि वो व्यक्ति जो है इस चीज को भी कहीं अच्छे से उठा सके, बता सके और संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न और सवाल खड़ा कर सके, उसकी ये भी नैतिकता आज की डेट में नहीं बची है। क्योंकि पिछले 10 साल में जिस प्रकार से करारी हार मिली और जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया रहा, या वो चुनाव आयोग को लेकर रहा या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी नजीर आया चुनाव आयोग को लेकर या ईवीएम को लेकर, वो किसी चीज में इसको विश्वास रहा ही नहीं। आज ऐसी अगर विपक्ष होगी और इस तरह से विपक्ष का काम होगा और इस तरह से विपक्षी भूमिका होगी, तो उसका यही नतीजा होगा जो इस चुनाव का नतीजा सामने आने वाला है 4 तारीख। महेश जी, चंडीगढ़ भी आपने करने का काम करा। महेश जी, चंडीगढ़ भी तो आप लोगों ने करने का काम करा। बीच में बोलता नहीं हूँ किसी के, मैं बीच में भुवन जी बोलता नहीं हूँ। आप पढ़े लिखे सब देखती है, मेरे साथ कई बार आप डिबेट में रहे हैं, मैं आपके आचरण को जानता हूँ, आप बीच में नहीं बोलते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात सुनने के बाद जो फिर जवाब जो आपको देना है दीजिए, मैं उसको आराम से सुनूंगा। दूसरी बात कि आज जैसे आपने कहा कि आज इंडी गठबंधन ने किस प्रकार से बौखलाहट इनकी 4-5 दिनों से बढ़ी है, प्रधानमंत्री जी का जो चिंतन है, मनन है, जो उनका एक मौलिक अधिकार है, उसके ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया और कोड ऑफ कंडक्ट की शिकायत चुनाव आयोग में की गई है, आज क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है या नहीं है? जो ये आज चुनाव चल रहा है और जिस प्रकार से ये मीटिंग करके और दर्शाया जा रहा है और दर्शकों को दिखाया जा रहा है, ये कोड ऑफ कंडक्ट का ये उल्लंघन नहीं कहा जाएगा? एक बात। दूसरी बात कि ये वो इंडी गठबंधन है। अब देखिए, अभी तो आज 7वें चरण का चुनाव है, चुनाव नतीजे अभी आए नहीं, इनके 14 साथी थे। आज शरद पवार आपको कहीं नजर आ रहे हैं? शरद पवार हैं। मुझे दिखाई नहीं दिए। स्टालिन कहीं नजर आ रहे हैं? शरद पवार हैं, स्टालिन नहीं है। ममता बनर्जी कहीं नजर आ रही हैं? ये 28 पार्टियों का गठबंधन था, इंडी गठबंधन, कहाँ गए? क्यों भाग खड़े हुए?
और अब आप ईवीएम को दोष देंगे, अब इस देश की जनता को दोष देंगे, अब इस जनता का जो मताधिकार का प्रयोग किया है उसके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे। लानत है ऐसे विपक्ष के ऊपर जो इस तरह के जनादेश का अपमान करे। ऐसे अपमान करने वाले अपमानियों को क्या देश कभी बर्दाश्त करेगा? ये भ्रष्टाचार के नाम पर इकट्ठे हुए हैं, ये गैंग बना के देश लूटने का काम करते हैं। ये विदेशी साठगांठ से पैसे देश में ले आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक है। जब इनके भंडाफोड़ होता है, जब नोटों का पहाड़ मिलता है, तो ये कहते हैं कि देखिए क्यों इन्होंने अरेस्ट कर लिया, क्यों गिरफ्तार कर लिया। आप कौन से लोग हैं? आज किस तरह से चंपर सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं आज वो जो है वो उससे पहले कहां थे? लोगों को दिमाग में कहीं उनका ठीक है चेहरा महेश जी। दिखाई दे रहा होगा मनोज कि जी हमारे साथ जेडीयू से आज बिहार से जुड़े हुए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है महेश जी, आते हैं फिर से। मनोज जी, बिहार में वोटर्स को क्या हो गया है? वोट करने ही नहीं निकल रहे हैं। नहीं, सही बात आप बता रहे हैं और हम लोगों को भी लग रहा है कि मतदाता बाहर नहीं निकले, तो इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। सबसे बड़ी कारण है कि गर्मी इस बार बिहार में ताबड़तोड़ है, इतनी बड़ी संख्या में है। उसके बाद भी हर चरण में लगभग 50 के ऊपर ही मतदान होते हैं और अभी समय है, अब कुछ थोड़ा सा ठंडापन आया है, हवा चली है, तो आप जरूर रखिए कि मतदाता की संख्या भागेगी। और किसकी हवा चली है सर? किसकी हवा चली है? इंडिया अलायंस तो बैठक कर रहा है कि हवा हमारी चल रही है। देखिए सर अब लोकतंत्र में सभी को अपना अपना बैठक करने का अधिकार है। अब ये बैठक का तो एक ही नतीजा आएगा कि 4 तारीख को कैसे कहा जाएगा कि ईवीएम ने चोरी किया है। दूसरे तरफ जो है, आज तक जब बंगाल में जीतते हैं तो ईवीएम में चोरी नहीं होती है कि नहीं होती है। कर्नाटका जीतते हैं तो है कि नहीं होती है। हिमाचल जीतते हैं तो है कि नहीं होती है। झारखंड जीतते हैं तो है कि नहीं होती है। तो ये बैठक यही है। अभी हमने सुन रहे थे, हमारे एक साथी बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि चलिए ठीक है मनोज जी, आते हैं आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देखिए, फिलहाल इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो लगातार जारी है और ऐसे में वोटिंग भी लगातार जो है वोटर्स वो करने के लिए पहुंच रहे हैं बूथ पर। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जो हैं वो भी मौजूद है। अब आशुतोष जी, आपकी ओर रुख करते हुए देखिए, जहां एक तरफ सुबह से चर्चा की जा रही है, इस बार मोदी वर्सेस मुद्दा है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अब मीटिंग चल रही है विपक्ष की। 13 दल शामिल हैं और ईवीएम से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। हर बार विपक्ष आखिर ईवीएम पर आकर क्यों अटक जाता है जब इतना भरोसा है? तो देखिए, पहले तो मैं खड़गे जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनका आत्मविश्वास किस स्तर पे पहुंचा है कि वो जीत के लिए अपने को निश्चित मान करके चल रहे हैं। और ये 14 दलों की मीटिंग आज दिल्ली में हो रही है खड़गे जी के निवास पर। तो पहले तो उनके आत्मविश्वास को और उनकी ऊर्जा को मैं साधुवाद धन्यवाद करूँगा। दूसरा, जो ईवीएम की मशीन का है, ईवीएम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि ईवीएम जो ठीक है, इसकी प्रणाली को बिल्कुल ठीक है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप रिक्विजिट फी जमा करा करके ईवीएम मशीन की जांच करा सकते हैं। और अगर ईवीएम मशीन डिफेक्टिव पाई गई तो आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा, और मशीन खराब पाई गई तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, और नहीं है तो आपको पैसा फोरफिट कर दिया जाएगा। तो ईवीएम पे सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा चुकी है। लेकिन खिसियानी बिल्ली खंबर नौचे, अब उनके पास मुद्दा कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कहना है। लेकिन जीत के लिए इतना सुनिश्चित और आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर है कि भाई ये माने बैठे कि अब की बार 272 पार और सरकार उन्हीं की बनेगी। जो 4 तारीख को परिणाम आने पर पता लगेगा। ये इंडी गठबंधन पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि जो इनका गठबंधन बना, जो इन्होंने मिलजुल करके कुनबा जोड़ा, और वो इस बार मोदी सरकार को परास्त करने में कामयाब होंगे। तो ऐसा उनका मानना है, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ठीक है। आकाश जी कहते हैं कि जब घर से आदमी निकलता है तो कारवां बनता जाता है। यहाँ लग रहा है कि कारवां बिछड़ता जा रहा है। 28 से 14 पे 13 पे पहुंच गए। देखिए 28 से 14 पे आए हैं, लेकिन 14 से अब संख्या बढ़ती जाएगी क्योंकि ये जीत की और आश्वस्त हैं। हाँ। ये पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इनकी सरकार बनने जा रही है। ये तो 4 को पता चल ही जाएगा सर। जाएगा। तो आशुतोष जी का तो मैं धन्यवाद करूंगा, साधुवाद दिया है उन्होंने।
और निश्चित तौर पे पूरा देश आज ये देख रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। जो विश्वास से आज आप 14 दलों की बात कर रहे हैं, 28 दलों के प्रतिनिधि आज पहुंचने वाले, ममता जी के भी प्रतिनिधि आएंगे और सबको कोऑर्डिनेशन लेके इंटैक्ट है इंडिया गठबंधन। और मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख को किस तरीके से हमारी जीत सुनिश्चित हो उसके लिए यह बैठक चल रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 4 तारीख के बाद इस देश के अंदर जो भी राजनीतिक परिस्थितियां रहेगी, देखिए ट्रम्प का हमने सबने देखा है, जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट सरकार जितनी भी रही है दुनिया भर में, ये इतनी आसानी से सत्ता छोड़ने वाली नहीं है। तो मोदी जी भी इतनी आसानी से खुर्ची और अपना बंगला तो छोड़ने वाले नहीं है। तो उसके लिए संघर्ष अटल है और उसकी भी तैयारी कहीं ना कहीं आज होने तो वाली आप है। नंबर लाइए, वो छोड़ देंगे बंगला। नंबर आप लेकर तो आइए। देखिए देखिए मेरे नंबर तो मित्र तो लाइए पहले। 273 की बात कर रहे हैं, अभी हम बता दें कि 340 के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। हम तो संख्या तो बहुत भारी मात्रा में ला रहे हैं, लेकिन जिस आदमी को इतना अपने खुर्ची से प्यार है कि वो आदमी 340 का आंकड़ा भी देखने के बाद भी खुर्ची खाली नहीं करने वाला है। मतलब आपको नंबर आ जाए, मतलब 4 जून को अगर आपको बहुमत आता है तो वो कुर्सी खाली नहीं करेंगे। बिल्कुल उनके, देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है और वो पहले भाजपा से जुड़ी रही है, राष्ट्रपति तो खैर पूरे देश के होते, लेकिन जिस तरीके का पूरा अनुभव रहा है भाजपा का और जितने भी अपने संवैधानिक पोस्ट रहे, हमारे महाराष्ट्र के अंदर गवर्नर थे, उन्होंने किस तरीके से सरकार वहां पर ये की, भगत सिंह कोश्यारी जी, तो ऐसे बहुत सारे ये है। बीजेपी को कोई एथिक्स नहीं है नहीं, पॉलिटिकल। मतलब ये थोड़ा क्लियर इसको कीजिए। हाँ कि तो अभिषेक जी वही कर रहा हूँ, आप बोलने देंगे तो मैं करूंगा ना। वही तो मैं, आप क्लियर नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला क्लियर कीजिए इसको थोड़ा। अगर सबसे बड़ा दल कोई पार्टी बन के आती है और उसमें भी 4-5 सीटों का अगर अंतर रहता है, तो राष्ट्रपति किसको बुलाए ये उनका सर्वोच्च अधिकार है। तो इसके अंदर बहुत सारी बातें हो सकती है। अरे सर, कोई भी बात होगी, नंबर इंडिया किसके पास होगा गठबंधन बनेगा तो वही, देखिए कुछ भी हो जाए। देखिए नंबर सुनिए जिसके पास होगा वही बनेगा। अभिषेक जी, जितने लूपहोल्स है संवैधानिक, जितने ड्रॉबैक्स है, उसका पूरा यूज बीजेपी करने वाली है। तो लूपहोल्स आपने छोड़ा तो क्यों था फिर? देखिए लूपहोल्स नहीं, इंडिया गठबंधन संविधान में लूपहोल्स छोड़ा अभिषेक क्यों जी, एक बार नहीं 4 बार मैं उदाहरण देता हूं, 4 बार का, गवर्नर का और राष्ट्रपति का। कौन सा आंकड़ा आपको पकड़ना है, एज अलायंस का आंकड़ा पकड़ना है या सबसे बड़े पार्टी का ये पकड़ना है? ये पूरा अधिकार संवैधानिक पद पर बैठे हुए गवर्नर और राष्ट्रपति का होता है। तो वो राष्ट्रपति जी तय करेंगे कि अगर दल बीजेपी बनता है और इंडिया अलायंस के ज्यादा आंकड़े आते हैं तो अच्छा, वो उनको न्योता दे सकते हैं। निपुण जी, तो क्या ये वो उसके हाइपोथेटिकल अंदर नहीं लग रहा है? इतने हॉर्स ज्यादा राइडिंग की बात हो हाइपोथेटिकल सकती है। अभिषेक आपके जी, पास अगर अभिषेक जी, 272 आंकड़ा है, क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई है कि उसे प्रधानमंत्री बनने से रोक देखिए दे? 272 आंकड़ा, 73 आंकड़ा ये इंडिया गठबंधन का रहने वाला है। वही मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास आंकड़ा है, क्या आपको प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक देगा? अभिषेक जी, मैं देखिए, शंका उपस्थित कर रहा हूँ, ये होने वाला है। वही मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये हाइपोथेटिकल तो नहीं है? नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है ना, ये तो हम लोग बिल्कुल एक अलग ही डिबेट में चले गए। और हम सोच रहे हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। हम सोच रहे हैं, जैसे कह रहे हैं तानाशाही आ जाएगी, तानाशाही आ जाएगी, उसी तरह का ये तो भी एक अभी तक तो नजरिया। तानाशाही थी। अब मैं बोल रहा हूँ, 10 देखिए साल आप तानाशाही बोले, थी। मैं बोला, मैं सुन रहा था शांति से, मेरी बात को आप सुनिएगा। ये पार्टी वो पार्टी कह रही है जिसने संविधान को हमेशा तार तार किया। पहला संविधान संशोधन जिसमें यह बोल दिया गया था कि आपको बोलने तक का अधिकार नहीं है, और AK गोपालन केस 1950 का ये पूरा जग जाहिर है। उसके बाद आप देखें तो 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ये चारों संशोधन मुख्य रूप से ये इंदिरा गांधी के दौर में हुए। 39वें संविधान संशोधन में तो ये तक हो गया कि जब इंदिरा गांधी राजनारायण केस में केस हार गई, उसके बाद भी कहा मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। तो हो सकता है इनका अपना तजुर्बा वो वाला हो, उसी को अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हो। राजीव गांधी, सुनिएगा, मैं आप बोल रहे थे, आप तो सपनों की दुनिया की बात बोल रहे थे, मैं हकीकत की बात बोल रहा हूँ। इसके बाद हम देखिए राजीव गांधी जी का दौर देखिए, राजीव गांधी जी का साहब, अरे भाई ऐसे थोड़ी, ऐसे डिबेट नहीं होती भाई, ऐसे डिबेट नहीं होती। अगर आप ये कहते हैं, सुनिए, अगर आप ये कहते हैं संविधान की रक्षा करेंगे, तो वही संविधान सबसे पहला हक हर नागरिक को बोलने को देता है। मुझे पूरा विश्वास है अब आप नहीं बोलेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे। फिर आप ये बोलते हैं बार बार, राजीव गांधी का दौर देखिए,
पोस्टल बिल बनाया गया था जिसको राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो लगाया, बाद में वेंकट रमन ने खत्म किया, उसमें भी बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी सब छीनने की बात थी। तो ये पार्टी वो बोल रही है जिसने 356 100 से ज्यादा बार लगाया। आखिरकार बम्बई केस में 94 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस करो भाई, ये क्या तुम 356 का मिसयूज करने लगे पड़े हो। और यही ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी 356 का सबसे ज्यादा कहती थी कि गलत यूज करती है कांग्रेस। दूसरी बात, बेसिक स्ट्रक्चर कब आया? यह केशव भारती केस में क्यों आया? क्योंकि कांग्रेस के इस प्रकार के कारनामे थे कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि भैया बस करो, ये तुम संविधान की आत्मता खत्म कर रहे हो, तब जाके बेसिक स्ट्रक्चर। और लास्ट में मैं बोलूंगा बात, अभी बार बार बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की। आपको पता है जब इमरजेंसी लगी थी तो एक केस आया था एडीएम जबलपुर केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि हमको बोलने का भी अधिकार नहीं, यहां तक कि आर्टिकल 20 और 21, जो आर्टिकल 21 हमको जीने का अधिकार देता है, वो तक न्यायपालिका ने छीन लिया था। इतने दबाव में थी इमरजेंसी में कौन न्यायपालिका। तो मैं तो ये कहता हूं कि संविधान का मूल कॉन्सेप्ट ये है कि शक्ति पृथक्करण, शक्ति का विभाजन, मतलब न्यायपालिका जब फ्री होकर काम करे। चंडीगढ़ का केस आया, न्यायपालिका ने डांटा बीजेपी गवर्नमेंट को, न्यायपालिका की बात को टाला नहीं। अभी आप देखिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया, इलेक्टोरल बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, बीजेपी गलत लाए थे, बीजेपी बोली नहीं। यही तो है संविधानवाद और यही है संविधान की तब जब सरकार के तीनों ठीक से काम करें। बीजेपी सरकार चाहती तो इलेक्टोरल बॉन्ड को बचाने के लिए बिल ला सकती थी। बिल्कुल, मैं वही तो बात कह रहा हूं, यही तो है संविधानवाद। संविधानवाद जब सरकार के तीनों अंग इंडिपेंडेंट लोग के काम करें, पे किसी का कंट्रोल ना हो, नियंत्रण हो, तो न्यायपालिका आकाश जी की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं भुवन भाई कि क्या वाकई में अगर आप लोगों के पास 272 का नंबर है, उसके बावजूद आप सरकार नहीं बना पाएंगे? ये स्थिति हमारे देश में आज के डेट में है। अभी हमारे साथी ने भी बताया महाराष्ट्र में क्या हुआ, रात के अंधेरे में किसको सरकार को तोड़ा गया, चुनी हुई सरकार को तोड़ने का काम करा कि नहीं करा? आप बताइए महाराष्ट्र में ऐसा हुआ कि नहीं? ऐसे विधायक को टिकट क्यों देते हैं? ऐसे सांसद को क्यों टिकट देते हैं? अब आप जब धनबल का प्रयोग करेंगे और हर चुनी हुई सरकार को गिराने की संकल्प ले लेंगे तो उसमें क्या करेंगे? भुवन जी को अगर सपा टिकट दे रही है, भुवन जी क्या पलट जाएंगे जीतने के बाद? चले जाएंगे बीजेपी? आप तो जो गुनाह करने वाले उनसे नहीं पूछ रहे क्वेश्चन, मुझसे पूछ रहे हैं। पहला सवाल पूछा गया है। मैं लुटा हुआ, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप किस प्रकार की पत्रकारिता आप कर रहे हैं? नहीं। लुटे हम भारतीय जनता पार्टी लुटे तो हिम्मत करिए आप क्वेश्चन करने की। उनसे पूछिए ना, आप उनसे क्वेश्चन करिए भारतीय जनता पार्टी के। ये महेश जी बैठे, इनसे पूछिए कि कैसे आपने लोकतंत्र की हत्या करी चंडीगढ़ में? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या करने की? ये विपक्ष से पूछेंगे। हम लोग लूटे, 2020 में किसको बहुमत मिला था बिहार में? और क्वेश्चन में पूछेंगे ये किस प्रकार का देश है? नहीं सर, मैंने तो यही पूछा कि क्या हमारे देश में, इसी को तानाशाही कहते हैं कि हमारी लूट भी हुई है और प्रश्न के घेरे में आज हम ही हैं। भुवन भाई आप मुझे बताइए, बिहार में 2020 में किसको बहुमत मिला था? बिहार में 2020 में किसको बहुमत मिला था? 2020 में तो इनकी सरकार, हमारी और उनकी सरकार बनी है। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी साथ थे, बहुमत उनको मिला। 22 में आपने तो कर लिया, चाचा के साथ आ गए भतीजे। किसके तो मतलब कौन किसके साथ आया? उसमें क्या हॉर्स राइडिंग हुई? वो एक दल आया, क्यों आए? महाराष्ट्र में तोड़ा गया। आप बोला था चुनाव में जाइए, आप क्यों सरकार बनाएंगे? जनता ने मैंडेट दिया था किसको? बात ही नहीं है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी मैंडेट किसको मिला था? डिफेक्शन लॉ क्या है? और एक पूरी की पूरी पार्टी आके एक दूसरे अरे प्रभु, मैंडेट का ही तो अपमान था क्या? वो मैंडेट का अपमान था? मैंडेट का अपमान था। मैंडेट का अपमान तब होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंडेट का अपमान कोई दल में से आप विधायकों को हॉर्स राइडिंग करके करोड़ों रुपए देके डरा के ईडी लगा के फोड़ दिया, सत्ता स्थापन करते हैं, आप लोग गलत है। मुझे तो बोलने हाँ ठीक है, बोलिए भुवन भाई जल्दी से। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और महेश जी कह रहे थे भ्रष्टाचार की बात आप करेंगे। 70,000 करोड़ का घोटाला कहते हैं माननीय मोदी जी, और अगले दिन रेड कारपेट पे बैठा कर लाते हैं और उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और चाबी दे देते हैं भ्रष्टाचार करने की, वित्त मंत्रालय देकर करिए भ्रष्टाचार करिए। आप शुभेंदु अधिकारी को लाते हैं, आप नारायण राणे को लेकर आते हैं, आप छगन भुजबल को लेकर आते हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को। और आप लोगों को तो भ्रष्टाचार की बात करने का अधिकार भी नहीं है। एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का बंगारू लक्ष्मण, ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए देश को भ्रष्टाचार की नई पाठशाला पढ़ाते हुए दिखाई दिया। यही भारतीय जनता पार्टी है। चलिए इसका जवाब महेश जी से ले लेते हैं। महेश जी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं?
क्या महेश जी हमारे साथ हैं अभी? महेश जी अब जी बोलिए महेश जी। महेश जी, देखिए जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि दल बदल की राजनीति और विधायकों को खरीद कर हॉर्स ट्रेडिंग करके आप सरकार बनाने में माहिर हैं, तानाशाही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हर बार देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं ये रवैया जो है वो आज भी इसी तरह रहने वाला है। इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसके लिए कितना ही नीचे स्तर पर आपको गिरना पड़े। महेश जी शायद म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। महेश जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। महेश जी आवाज मिल रही है? ऐसी स्थिति हमारे पड़ोसी देश में तो हो सकती है, इस देश में नहीं हो सकती। मैं जवाब देता हूँ। बात एक ही है, भाजपा के प्रवक्ता बैठे इनसे ले लो, बात तो एक ही है, ये कम अघोषित प्रवक्ता यही है, इनसे ले लीजिए। मतलब सही बोल दे तो फिर वो अघोषित और घोषित हो जाता है। ठीक है, इसका जवाब निपुण जी बोलिए। कोई बात नहीं। देखिए एक्चुअली जो भी बात चल रही थी ना कि हॉर्स राइडिंग हुई, ये सब बातें हुई, देखिए ये सब बातें ना अपने मन की बातें हैं। जिस पार्टी ने 100 से ज़्यादा बार 356 का प्रयोग किया और चुनी हुई सरकारों को, आपको मैं बताऊं 1967 का चुनाव हुआ था, चौथा आम चुनाव, और चौथे आम चुनाव के बाद 11 राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, एकदम सरकारें गिरा दी गई थी। और ये घटनाक्रम केवल 67 के चुनाव के बाद नहीं, उसके बाद लगातार चलता रहा। तब जाके 94 में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। मैं बीजेपी गवर्नमेंट पूछना चाहता हूँ 356 कितनी बार लगा? 1 या 2 बार 356 का प्रयोग हुआ, जिसमें पार्टी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बहाल कर दी, 356 का प्रयोग नहीं हुआ। हाउस राइडिंग हुई, तमाम तरह की बातें बोलते हैं। फिर दूसरा कि पूरी पार्टी, ये तो भाई संवैधानिक प्रोविजन है। दल परिवर्तन अगर 2/3 किसी भी पार्टी के मेंबर टूटते हैं, वो विचारधारा तक सहमत नहीं है, वो अपने नेतृत्व को मानने को तैयार नहीं कि नेतृत्व हमारे जिस भावनाओं पे या जिस आधार पे, जिस विचारधारा से हमसे जुड़ा था, उस आधार पर वो तैयार नहीं है। भाई जब उनको लगा, शिवसेना को, महाराष्ट्र की जब बात करते हैं बार बार, तो एकनाथ शिंदे जी को लगा, उनके पूरे समर्थकों को लगा कि बाला साहब जी क्या बात करते थे, आज उद्धव ठाकरे जी कुर्सी के लिए क्या बात कर रहे हैं। 2/3 सदस्य टूटे बीजेपी के साथ में, चले कि दिक्कत क्या है? आप जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी तो पहुंची थी ना सर, तभी तो उसके साथ मैं फिर वही बात कह रहा हूं। आप जो भी बात देखेंगे ना, आप संविधान के नजरिए से देखेंगे, असंवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है। पर्दे के पीछे क्या होता है, ऐसे तो फिर 10 बातें निकल के आ जाएंगी कि कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया। अरे मेरे पास डाटा नहीं है, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये करने की बात होती है। प्रधानमंत्री ऐसी कह देंगे 70,000 करोड़ का घोटाला, कमाल की बात। फिर उसको निकल आना, निकल के क्या आया? ये तो घोटाले में आप भी बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं, अभी भी आप बोल रहे हैं कि भाई आपका जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला हुआ, इसको आप घोटाला बोल रहे हैं। घोटाला थोड़ी है वो, आशुतोष नहीं है घोटाला, सिर्फ कर दीजिए। टाइम दीजिए आप। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का घोटाला, ये नई स्कीम है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, गलत और मैं बात। बताना चाहता हूँ क्या स्कीम है। भुवन जी, गलत बात। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जवाब तो देंगे सरकार। बिल्कुल। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के अंदर एक भाजपा का जो सदस्य, उसने क्यों नहीं पैसा दिया? सिर्फ जो बिजनेस पाया वही क्यों पैसा देता है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जो व्यापारी इलेक्ट्रोल है, बॉन्ड जो उद्योगपति है, इलेक्ट्रोल उन्होंने बॉन्ड क्यों पैसा एक दिया? इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के रूप में था। पहले चुनाव कैसे होते थे, इस बार चुनाव कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? मतलब दिक्कत ये है कि पर्दे के पीछे पैसा मिल जाए, मेरी जेब में पैसा मिल जाए, लेकिन अगर कोई पार्टी शो कर रही है इलेक्ट्रोल पैसा है, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, मन की बात थोड़ी डाटा है, बिल्कुल गलत विषय है, ये तो अवेलेबल है। गलत विषय है। एक चीज बताइए, पैसा सभी पार्टियों ने लिया, बॉन्ड से किसी ने कम, किसी ने ज्यादा। पैसा सभी को मिला है, पैसा किसी एक पार्टी को नहीं मिला, पैसा सभी ने लिया, पैसा सब लिया। दिक्कत ये कम मिला है, 100 रुपए लिया, और ज्यादा पार्टियां ये नहीं बताएंगी और ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते पैसा नहीं, पैसा सभी ने लिया है। सर मैं जवाब दे दूं। कम मिला, इसका दुख है। पैसा कम मिलने का दुख है, मुझे ज्यादा मिल जाता तो मैं भी चुप। मैं जवाब दूं, आप दोनों तो
एक ही है, हमें तो जवाब देने दो। साहब मैं एक नहीं, अरे सर आप दोनों एक ही मेरा हैं। कोई लेना भुवन देना भाई, नहीं। अभी आशुतोष जी जब कांग्रेस के लिए बोल रहे थे, अच्छा वो कोई आपके किसी होते पार्टी हैं। से लेना ये देना विपक्ष की आदत हो चुकी है। प्लीज ये मीडिया का बाइकाट करेंगे। आपका इंडी गठबंधन अभी आकाश जी ही तारीफ कर रहे थे, अभी ये आकाश जी ही तारीफ कर रहे थे। तारीफ की है, आपको नकारा है मैंने। मैं वही कह रहा हूँ। आपके खिलाफ बोला, मैंने इनकी तारीफ की है। हाँ, अभी आकाश जी इनका आत्मविश्वास है। अरे आशुतोष जी, आकाश जी भी आपकी तारीफ कर रहे थे, अभी अब मिनट में अगर पलट गए तो फिर अब इसमें हम क्या कर सकते नहीं, हैं? ये गलत- इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को देश जानना ये चाहता है। अतिशयोक्ति बिल्कुल है। देश जानना चाहता है, बस इतना बता अब तो दीजिए चुनाव ही इलेक्टोरल खत्म हो बॉन्ड से गया, क्या अब क्या सपा को देश पैसे जानेगा? नहीं मिले हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की स्कीम क्या थी। ये स्कीम थी माननीय मोदी जी की, पहले डंडा, और डंडा था सीबीआई इनकम टैक्स का, और डंडा था ईडी का। सर, ख्याल सर मुझे ख्याल ये ख्याल वाली बात है। बोलने दीजिए सर। नहीं भुवन जी बोल लीजिए, भुवन जी बोलिए कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल बोलिए। करके आप बोलिए। बोलिए। आप- बोलिए, बोलिए। आप- नहीं, आपको बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मौका मिलेगा, लेकिन बोलिए। एटलीस्ट अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिए आप। नहीं भुवन भाई बोलिए। आप एक आराम चैनल से, पे बैठे चलिए, हैं, प्लीज। पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश देख रहा है आपको। क्या ये अच्छा लगता है कि किसी चैनल का अरे माइक सर ऐसे अभी दो उठा रहे हैं, आंकड़ा चार क्या ये है, अगर अच्छा उनको लगता देना है? है। भुवन जी बोलिए। देखिए मैं बताना चाहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की क्या स्कीम थी। ये स्कीम थी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की, जो स्कीम थी वो स्कीम थी पहले डंडा था सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ईडी का डंडा मारा, और डंडा मारने के बाद चंदा लेने का काम करा, और चंदा लेने के बाद धंधा के लेने का काम करा। ये वैक्सीन जो थी 500 करोड़ रुपए का इन्होंने चंदा लिया, और क्या गिफ्ट करा इस देश के 140 करोड़ के लोगों को? हार्ट अटैक की बीमारी इन्होंने गिफ्ट करने का काम करा। उस कंपनी ने कहने का काम करा कि इससे हार्ट अटैक लेकिन की जबरन संभावना, किसी से चंदा हार्ट तो नहीं अटैक लिया जा सकता, सर, सपोर्ट है तभी तो आप- चंदा मिला ना सर। आप हार्ट जबरन अटैक की किसी से तो बीमारी की चंदा बात नहीं लिया कर रहे हैं, जा कोई सकता, डाटा है जबरन आपके किसी से नहीं लिया जा सकता। आपके घर आप जवाब लीजिए। अगर आपके घर में सीबीआई इनकम टैक्स ईडी का छापा पड़ जाए, आप भी चंदा दे देंगी? आप भी चंदा दे सर देंगी? मेरे घर पे भेज दो। कोई नहीं देगा, सर मेरे घर पे भेज दो, मैं तैयार हूँ। कंपनी वालों, अरे सर मेरे घर पे भेज दो, मैं अरे तैयार यार, हूँ। उनके घर तो अगर मैं भेजिए। सही हूँ, सर डरते अगर मैं वही सही हैं हूँ जो तो गलत भेज होते दो। हैं, जो गलत नहीं होते वो कभी डरता ऐसी थोड़ी नहीं हो है। जाता है। सर एक मिनट, ठीक है। ऐसी कंपनियां भी निकली है जिनका महेश जी जुड़ गए हैं। महेश जी आवाज मिल रही है? कुछ नहीं है। महेश जी आवाज मिल रही है? लगता है महेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आती है तो पार्टियां तो सभी है जिनके पास पैसे गए हैं। जेडीयू के पास भी गए थे, जेडीयू ने तो खुल करके बहुत सारी चीजें सामने रख भी दी थी जो अमूमन दूसरी पार्टियां नहीं कर रही हैं। देखिए, मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि इस हमाम में सारे रंग एक तरह के हैं। इसको स्वीकार करने में अगर कोई हिचक कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो जनता के साथ बेवकूफी कर रहा है। मेरे पास आए, हमसे पूछा गया, हमने बता दिया कि इतने पैसे मेरे पास आए हैं। कांग्रेस ने आज तक नहीं बताया कि उसके पास किसके पैसे आए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम इलेक्टोरल पाउडर और इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, उस पर हमसे सुप्रीम कोर्ट भी गए। कांग्रेस का जो कोष है, कैशियर है, बैंक अकाउंट है, उसको सीज कर दिया। उसके पास भी कांग्रेस के पास कोर्ट गई, कोई उनको फायदा नहीं हुआ। अभी बता रहे हैं एक सज्जन कि आपके पास, बोले आपके बारे में कि आपके घर में जाएगा सीबीआई ईडी, क्या करेगा? अरे जो चोर रहेगा वही गलत करेगा। एक बार भी इन लोगों के मुंह से निकला कि झारखंड में नोटों का अंबार कैसे निकला, कैसे निकला, उस पर एक बार ये लोग बोले। महिला की बात कर रहे हैं, स्वाति महिमान के साथ जो घटना घटा उस पर जरा भी दुख प्रकट किया। एक मुख्यमंत्री अपने यहाँ बैठ के लोगों को, महिला को पिटवा रहा है, इस पर इनके मुंह से नहीं निकला। मोदी जी 272 इनको आ जाएगा कि इनको सरकार नहीं बनने देगा। अरे देश के इतिहास को उठा कर देख लीजिए, चाहे राष्ट्रपति किसी भी दल की हो, हमेशा से संवैधानिक दायित्व को निर्वाह किया है ऐसा। दूसरी बात ये है कि मैं तो घोषणा करता हूँ कि 272 के आधा सीट भी इनको आ जाएगा तो हम जैसे लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, जमीन के बदले में नौकरी देकर पैसा ले रहे हैं, उसको जनता यहाँ
ठीक है। ऐसा आशुतोष जी, कर रहे हैं ये लोग। इलेक्टोरल बॉन्ड पे अगर कोई भी पार्टी बोल रही है, आप ये बताइए, जैसा अभी मनोज जी भी कह रहे थे कि हमाम में सब एक जैसे हैं, इसको स्वीकार करने में अगर कोई गुरेज कर रही है तो वो जनता को धोखा दे रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जेडीयू को जो पैसे मिले थे, शायद एकमात्र यही पार्टी है जिसने क्लियर कर दिया कि हाँ ये हमें मिले हैं। इसके अलावा किसी पार्टी ने ये क्लियर नहीं किया कि हाँ हमें यहाँ से ऐसे पैसे मिले हैं। देखिए, आपके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं और आप उसको जवाब भी नहीं दे रहे। जवाब न देने का मतलब आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पैसा मुझे कम मिला, मैं शोर मचा रहा हूँ, ज्यादा मिलता मैं शांत हो जाता। बिल्कुल। यही पार्टियों का गिला शिकवा है कि एक पार्टी ने माना कि भाई इतना पैसा मिला, इतना कबूल करा, जेडीयू ने कबूल किया है, जेडीयू ने कबूल किया है। हाँ, और बाकी अपना मौन व्रत धारण करके बैठे, तो इसका क्या मतलब है? आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया, आप उसको रिफ्यूट ना करें, दैट मीन यू आर एक्सेप्टिंग इट। तो सभी पार्टियों ने उसको एक्सेप्ट करा, किसी को कम और ज्यादा ये जरूर है, चंदा मिला, लेकिन चोरी 1 रुपए की करी या लाख रुपए की करी, चोरी बराबर ही है, सभी क्योंकि कांग्रेस को भी लगभग 1200-1300 करोड़ रुपए मिले हाँ, थे। कांग्रेस को भी मिला, जनता पार्टी को मिला, ममता बनर्जी को मिला, सभी को मिला है। अभिषेक तो जी, इसमें कौन इंकार कर रहा है? अभिषेक जी, मैं इस फिर पर आप एक दूसरे पे चीटा के आकाश क्या जी कर रिप्लाई रहे कर हैं? लीजिएगा, लेकिन यही चीज है, तो फिर आप जब सवाल उठा रहे हैं तो उस सवाल के घेरे में तो आप खुद भी आ रहे हैं। खुद खड़े हुए हैं। अभिषेक जी, मैं इसका तो जवाब दूसरा करे तो चोर है, मैं करूं तो निर्दोष हूं। वेट आकाश जी बोलने दीजिए। आशुतोष मैंने कहा बोले। दूसरा कोई करे तो चोर है और मैं करूं तो साफ हूं, वो वाली बात चल रही है यहाँ तो, कि एक पार्टी को ज्यादा मिल गया तो वो चोर है, मुझे कम मिला तो मुझे गिला शिकवा यही है कि मैं कम मिला तो मैं दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि भाई आपने चंदा लिया। चंदा तो सभी ने लिया और उसमें सभी बराबर के गुनाहगार हैं अगर है तो। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर आकाश जी आपका रिप्लाई भी लेंगे।